अस्सलाम होप टू ऑल विल बी फाइन। अब लोगों को लास्ट टाइम जो है वो स्विस पीडीबी व्यूअर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसको यूज़ करते हुए वी कैन इजीली विजुअलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स भी उसके अंदर जो है वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हैं। उसके डिस्टेंसेस हैं, बॉन्ड लेंथ हैं, बॉन्ड एंगल्स हैं, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो इसमें था दैट वाज मोल स्क्रिप्ट। इसमें एक और नेक्स्ट प्रोग्राम है जो कि यूज़ होता है टू विजुअलाइज योर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक्स बेस्ड प्रोग्राम। यूनिक्स क्या है कि ये विंडोज़ की तरह ही एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है। और यूनिक्स और लिनक्स ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मोर कैपेबल हैं ऑफ डूइंग हैवी जॉब्स। विंडोज़ के ऊपर जो है वो हैवी जॉब्स करना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि ये आपका यूज़र फ्रेंडली है, इंटरेक्शन जो है इसके अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके जो दूसरे फीचर्स हैं वो थोड़े जो है लैग कर जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी, जो बाकी ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लिनक्स है या यूनिक्स है, इनके अंदर जो है ये फीचर्स कम है, जिसकी वजह से ये विथस्टैंड ज़्यादा कर जाते हैं आपके हैवी कंप्यूटेशनल वर्क को। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी तक आप लोगों ने वेदर फोरकास्टिंग और ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं कि वेदर फोरकास्टिंग बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा आपके एरोप्लेन की ट्रैफिकिंग जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम्स यूज़ होते हैं, दोज आर नॉट विंडोज सिस्टम, वो यूनिक्स या लिनक्स बेस्ड होते हैं। इसी तरह जो आपके प्रोटीन है उसको ज़्यादा क्लियरली डिपिक्ट करना या उसको ज़्यादा क्लियरली देखने के लिए जो है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए थे उस शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, और उनके पास जो है बहुत सारे फीचर्स, इन्हेंस्ड फीचर्स होने चाहिए, ताकि वो इन्हेंस्ड फीचर्स जो है वो इस्तेमाल हो सकें। तो इसलिए वो इन्हेंस्ड फीचर्स विंडोज़ के होते हुए नहीं हो सकते, जिसकी वजह से उसको मजबूरन या आप कह लो कि बेहतर विजुअलाइजेशन के लिए यूनिक्स और लिनक्स बेस्ड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। मोल स्क्रिप्ट जो है ये एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो कि यूनिक्स बेस्ड प्रोग्राम है, और ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है, और इट इज़ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वायरफ्रेम। ये वायरफ्रेम हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, स्पेस फिलिंग और बॉल एंड स्टिक स्टाइल। ठीक है, in particular secondary structure elements can be drawn with solid spirals and arrows representing alpha helices and beta strands। ये ribbons को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन secondary structures को ये जिस तरह से रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है कि ये आपके solid spirals, ठीक है, रिबन्स की तरह के वो भी होंगे। और इसी तरह एरोज, एरोज जो करता है टू इंडिकेट बीटा प्लीट्स। ये एरोज जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि एरो हेड इंडिकेट करता है कि बीटा प्लेटेड शीट जो है वो फॉरवर्ड स्ट्रैंडेड है या रिवर्स स्ट्रैंडेड है। हेलो, वेदर दैट इज फॉरवर्ड स्टैंडर्ड और रिवर्स स्टैंडर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज पे, पेज 189 के ऊपर फिगर नंबर बी के ऊपर जो है ये मोल स्क्रिप्ट फाइल मौजूद है, जिसके अंदर आपको दरमियान में रिबन्स और सॉरी रिबन नहीं, स्पाइरल्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं अल्फा हेलिक्स को, और आपको एरो हेड नज़र आ रहे हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं बीटा शीट्स को। Visually appealing images can be generated that are of publication quality। यहाँ पर इस तरह के इमेजेस इसके मोल स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बहुत अच्छी क्वालिटी के जो इमेजेस हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिनको देख के यूज़र्स जो है या जो आपको बाद में पढ़ने वाले हैं वो इजीली उसकी तरफ अपनी अट्रैक्शन ग्रैब कर जाते हैं। द ड्रॉबैक इज़ दैट द प्रोग्राम इज़ कमांड लाइन बेस्ड। इसका जो प्रोग्राम है जिसका ड्रॉबैक है वो ये है कि ये कमांड लाइन बेस है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती या उसको यूज़ करना नहीं आता तो उसकी वजह से आप जो है उसे यूज़ करना आपके लिए मुश्किल होगा। और चूँकि ये प्रोग्रामिंग को यूज़ करता है या स्पेसिफिक कमांड्स को यूज़ करता है, इसलिए ये आपका यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अ मॉडिफाइड यूनिक्स प्रोग्राम्स कॉल्ड बॉब स्क्रिप्ट इज़ अवेलेबल विद इन्हेंस्ड फीचर्स। ठीक है, मोस्ट स्क्रिप्ट की जगह अब बॉल स्क्रिप्ट जो है वो न्यू आया है, जो कि जिसके अंदर फीचर्स ज़्यादा मौजूद हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज़ रिबन्स। रिबन्स इज़ अनदर यूनिक्स बेस्ड प्रोग्राम सिमिलर टू मोल स्क्रिप्ट। ये भी मोल स्क्रिप्ट की तरह का ही है,
generates ribbon diagram depicting protein secondary structures. ठीक है, ये क्या करता है, रिबन डायग्राम्स जनरेट करता है और डिपिक्ट करता है प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को, जिस तरह के मोल स्क्रिप्ट के अंदर वो स्पाइरल्स और एरोहेड्स को शो कर रहा था. Aesthetically appealing images can be produced that are of publication quality. ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाता है जो कि पब्लिकेशन क्वालिटी के होते हैं. लेकिन ये क्या है कि ज़्यादा यहाँ ये भी आपका क्या है, कमांड लाइन बेस्ड है. However, the program which is also command line based is extremely difficult to use, जिसकी वजह से कि यूज़ करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा एक है ग्रास्प. ठीक है, ये ग्रास्प जो है ये भी आपका यूनिक्स बेस्ड है और इसके अंदर क्या है कि ये आपके सॉलिड मॉलिक्यूलर सरफेस इमेजेस बनाता है और ग्रेडेड कलरिंग देता है. ग्रेडेड कलरिंग ये होती है जो आपका बहुत ज़्यादा इंटेंसली हाइड्रोफोबिक रीजन होगा उसको ये कलर और तरह का देगा. जैसे जैसे हाइड्रोफोबिसिटी कम होती जाएगी उसका कलर जो है वो लेस होता जाएगा या उसका कलर जो है थोड़ा कम होता जाएगा. और जो हाइड्रोफिलिक बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक एरिया है उसका कलर भी इसी तरह से जो है वो एक कलर डार्क कलर में दिया जाता है और अगर जैसे जैसे हाइड्रोफिलिसिटी उसकी कम होती जाती है वैसे वैसे उसका जो कलर है वो थोड़ा लाइटर शेड में आना शुरू हो जाता है उसी कलर में. अंटिल एंड अनलेस जो आपके एम्फोटेरिक कंपाउंड्स हैं या एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड्स हैं शोइंग बोथ बिहेवियर्स, उनका जो कलर है वो लाइटली जो है वाइट कलर में आ जाता है. ठीक है, ये आपकी ग्रेडेड कलरिंग स्कीमिंग यूज करता है टू डिस्प्ले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस ऑन द सरफेस. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कौन से हैं उनको इंडिकेट करने के लिए ये यूज करता है. इसके अलावा वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन प्रोग्राम्स भी हैं. ये ऊपर जो थे ये आपके वो थे जो आप अपने पास इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर्स में और फिर यूज करते हो. वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन टूल्स जो हैं वो आपके जावा एप्लेट्स यूज़ करते हैं. जावा एप्लेट्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल प्रोग्राम्स रिटन इन जावा. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि लेकिन ये चूंकि छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसकी वजह से इनके अंदर डिस्प्ले प्रॉब्लम ये आता है कि इनके अंदर बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूलर डिस्प्ले ऑप्शंस होते हैं. फीचर्स कम होंगे, लो क्वालिटी इमेज ये जाहिर है जब फीचर्स कम है तो इमेज की क्वालिटी भी कोई ख़ास नहीं होगी. लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम लोगों को इसे डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप इसे कहीं पर भी वेब पे यूज़ कर सकते हो. There are also a number of web-based visualization tools that use Java applets. These programs tend to have limited molecular display features and low quality images. ठीक है? However, the advantage is that the user does not have to download, compile and install the programs locally. Locally मतलब आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर आपको इसको डाउनलोड करके फिर इसकी जो फाइल्स हैं उन्हें कंपाइल करके इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता. But simply view the structures on a web browser using any kind of computer operating system. लेकिन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ करो, चाहे आप लिनक्स यूज़ करो, आप एंड्रॉयड यूज़ करो, आप विंडोज़ यूज़ करो, यूनिक्स बेस्ड करो, एप्पल मैकिनटॉश करो, आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए जब आप वेब ब्राउज़र के साथ अटैच कर लेते हो या वेब ब्राउज़र को के साथ जो है वो काम कर रहे हो, सर्फिंग कर रहे हो, तो आप इजीली इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट the PDB also attempts to simplify the database स्ट्रक्चर डिस्प्ले फॉर एंड यूज़र. इसी तरह पीडीबी जो है वो भी यही कोशिश करती है, पीडीबी की अपनी वेबसाइट जो है वो भी यही कोशिश करती है कि जो यूज़र्स के लिए जो स्ट्रक्चर डिस्प्ले है वो इजी रहे. इट हैज़ इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ लाइट वेट जावा बेस्ड स्ट्रक्चर व्यूअर इन द पीडीबी वेबसाइट. ठीक है, इसमें बहुत सारे जो हैं वो जावा बेस्ड स्ट्रक्चर व्यूअर्स जो हैं वो पीडीबी में ही इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, जिनमें से एक वेब मोल है. वेब मोल जो है इट इज़ अ वेब बेस्ड प्रोग्राम built based on modified RESTmol कोड. RESTmol कोड को ही यूज़ करते हुए इसको फर्दर बनाया गया है. ठीक है, RESTmol जो है ये आपका प्रीवियस आप पढ़ चुके हो कि ये आपका कौन सा प्रोग्राम है और किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसी का वेब मोल बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है. वेब बेस्ड प्रोग्राम उसी को यूज़ करते हुए बनाया गया है एंड दस शेयर्स मैनी सिमिलरिटीज विद RESTmol. इस रेस्ट मोड के साथ इसकी काफ़ी सिमिलरिटीज भी हैं. इट रन्स डायरेक्टली ऑन अ ब्राउजर of any type as an applet and is able to display simple line
ड्राइंग मॉडल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। लेकिन ये क्या है कि सिंपल लाइन, जिस तरह कि आप 189 पेज के फिगर ए के अंदर देख सकते हो, जो जनरेशन उसके अंदर बनाई गई है जिस तरह की, वैसे ही ये भी, ये जैसे ही ये भी इमेज ड्रॉ डिस्प्ले कर सकता है, एंड इज एबल टू डिस्प्ले simple line drawing models of the protein structures, as you can see in figure 13.2a. It also has a feature of interactively displaying Ramachandran plots for structure model evaluation. ये Ramachandran plots भी generate करता है. Ramachandran plots are the plots used to find out the significance of phi and psi angles and their locations, that whether they are in true locations or not. अगर नहीं है तो आपका मॉडल जो है वो ठीक नहीं होगा. नेक्स्ट जो वेब बेस्ड प्रोग्राम है दैट इज काइम. काइम इज इसको चाइम भी कुछ बोलते हैं, कुछ काइम बोलते हैं. चाइम इज अ प्लग इन फॉर वेब ब्राउजर. इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम एंड हैज़ टू बी इन्वोक्ड इन अ वेब ब्राउजर. ये स्टैंड अलोन प्रोग्राम नहीं है, इसको इन्वोक करना पड़ता है वेब ब्राउजर में, यानी कि इसको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ वेब ब्राउजर्स के अंदर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप पे नहीं. द प्रोग्राम इज ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम रेस्टमोल एंड अलाउज इंटरैक्टिव डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर. ये भी रेस्टमोल की मॉडिफाइड फॉर्म है और ये सिर्फ वेब ब्राउजर्स पे ही चल सकता है. लास्ट इज CN3D. CN3D जो है ये दैट वाज हेल्पर एप्लीकेशन for web browsers to display structures in MMDB format from the NCBI structural database. ये किस लिए यूज़ होती थी? ये सिर्फ MMDB एक सेपरेट डेटाबेस आपने पढ़ी थी जो कि मौजूद है NCBI के ऊपर. ये उसको उसके डिस्प्ले के लिए, उसको उसके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स को वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज ऑन और ऑफलाइन एज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम. इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से स्टैंड अलोन प्रोग्राम के तौर पे यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ एबल टू रेंडर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर मॉडल्स एंड डिस्प्ले सेकेंडरी स्ट्रक्चर कार्टून्स. इसके अंदर ये आपके जो है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर मॉडल्स को भी रेंडर कर सकता है. रेंडर करने का मतलब ये होता है कि आपके फाइनल जब इमेज बनाया जाता है उसके बाद उसे रेंडर किया जाता है ताकि वो जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो सही से हमारे पास कैप्चर हो सके इन फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल इमेज. ठीक है, यानी कि रेंडरिंग का जो ऑप्शन है वो 3 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल इमेज को कन्वर्शन के लिए यूज़ किया जाता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को इन फॉर्म ऑफ कार्टून्स डिस्प्ले करता है रियल इमेजेस की फॉर्म में या रियल रिबन्स की फॉर्म में नहीं, उनकी एनिमेटेड फॉर्म यूज़ करता है. द ड्रॉबैक इज दैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द पीडीबी फॉर्मेट. ये पीडीबी फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जो कि आपका इस टाइम पे यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टोरेज. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपैरिजन. अब प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपैरिजन क्या है? हमारे पास एक प्रोटीन आ गई है, हम उसका जो है उसको चेक करना चाहते हैं कि ये प्रोटीन दूसरी प्रोटीन के साथ किस तरह से कि ये वाली जो आपकी प्रोटीन है ये किस तरह से दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, या उसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी कितनी है. तो इसके अंदर जो है वो बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं. सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स चाहिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, जिसके बेस के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे. ऑब्वियसली एक चीज़ के दरमियान कंपैरिजन नहीं हो सकता. फॉर कंपैरिजन वी ऑलवेज नीड 2 और मोर देन 3 थिंग्स. ठीक है, अब इसके सबसे पहला जो है विद द विजुअलाइजेशन एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स टूल अवेलेबल it becomes easy to observe and compare protein structures. To compare protein structure is to analyze 2 or more protein structures for similarity, कि उनके अंदर किस हद तक सिमिलैरिटी मौजूद है. फॉर एग्जांपल सिमिलैरिटी जो है वो अल्फा हेलिक्स की हो सकती है, बीटा शीट्स की प्लेसमेंट्स की हो सकती है, इसके अलावा उनके अंदर लूप्स की हो सकती है, उनके अंदर सिमिलैरिटी हम इस चीज़ के ऊपर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डोमेन्स जो हैं वो सिमिलर प्रेजेंट है या नहीं. ज़ाहिर है जब डोमेन सिमिलर होंगी तो वो स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर बनाएंगी. इसके अलावा आपके पास एक और केस क्या आ सकता है कि आपके पास कोई जो है डिजीज पर्सन आया है, उसका आपके पास डाटा आया है, उसका स्ट्रक्चर आपने किया है,
अब प्रोटीन स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में कहाँ पर एबनॉर्मलिटी है, तो वो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल जो हमारे पास होगा प्रोटीन स्ट्रक्चर वो, और जो डिजीज्ड प्रोटीन या एबनॉर्मल प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, उन दोनों को कंपेयर करके हम स्ट्रक्चरल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन टाइप के कंपैरिजन किस किस्म का किया जाता है। The comparative analysis often, but not always, involves the direct alignment and superimposition of structures in a three-dimensional space to reveal which part of structure is conserved and which part is different at the three-dimensional level. अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो उसकी अलाइनमेंट की जरूरी हो जाती है कि अलाइनमेंट करके हम देख लें, या सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल जो है सेम एक्सिस के ऊपर लेकर आते हैं, सो दैट दोनों को कंपेयर करना इजी हो। अगर दोनों के एक्सेस या आपके पास जो आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं इन मेट्रिक, आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़े हुए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह ये क्वाड्रेंट्स एक्स वाई जी के लिहाज से होते हैं। थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, स्पेस के अंदर उसको चेक किया जाता है कि आपके थ्री डायमेंशन जब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आपके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, एक से ज़्यादा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या वो एक ही जगह पर आ रहे हैं या उनके दरमियान में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उनको सुपर इम्पोज करते हैं। दिस स्ट्रक्चर कंपैरिजन इज वन ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक्स इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, अब आपके पास प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस की फंडामेंटल टेक्निक ही ये है कि उसको कंपेयर किया जाए। अब ये फाइंड कर ये अच्छा, अब ये फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारे पास कंपैरिजन हम करेंगे, आपके पास सिमिलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो दैट विल इंडिकेट कि ये होमोलॉग्स हैं। अब वो होमोलॉग्स ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि जो डिस्टेंट रिलेटेड या रिमोट आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके दरमियान जो स्ट्रक्चर कंपैरिजन या स्ट्रक्चर्स के एक जैसे मिलते जुलते मौजूद हैं, वो हम इस टेक्निक से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं। द कंपैरेटिव अप्रोच इज important in finding remote protein homologs because protein structure have a much higher degree of conservation than the sequences। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो है वो ज़्यादा कंजर्व होते हैं एज कम्पेयर टू सीक्वेंसेस। प्रोटीन्स कैन शेयर कॉमन स्ट्रक्चर्स इवन विदाउट सीक्वेंस सिमिलैरिटी। हम लोग प्रोटीन के केस में 35% सीक्वेंस सिमिलैरिटी को इनफ समझा जाता है कि इसकी वजह से दैट ये 35% जो सिमिलैरिटी है, इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके पास कंजर्व स्ट्रक्चर कोई मौजूद है। The comparison can often reveal distant evolutionary relationships between proteins, which is not feasible using the sequence-based alignment approach alone. In addition, protein structure comparison is a prerequisite for protein structural classification into different fold classes. एक तो उसके रिमोट होमोलॉग्स फाइंड आउट करने के लिए या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा हमारे पास जो मिलती जुलती प्रोटीन है उनकी बेस के ऊपर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशंस की भी इजी हो जाती हैं इस बेस के ऊपर। It is also useful in evaluating protein prediction methods by comparing theoretically predicted structures with experimentally determined ones। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास इजी रह जाता है, ये यूजफुल है कि हम इवेलुएट करें अपनी प्रोडिक्शन मेथड्स को, किसके साथ थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर्स को पहले लें और उनके साथ जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करें। जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, बिकॉज दे नीड ऑलमोस्ट 3 year टाइम टू रिवील स्ट्रक्चर, तो वो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं, इसलिए हम प्रिडिक्टेड को उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। वन कैन ऑलवेज कंपेयर स्ट्रक्चर्स मैनुअली और बाय आई। ठीक है, अगर तो आप स्ट्रक्चर को मैनुअली भी कर सकते हो, बाय आई भी कर सकते हो यूजिंग फोकस अलाइनमेंट, और उसके अलावा आप जब स्ट्रक्चर कंपैरिजन करोगे तो आप उसको जूम इन करके भी चेक कर सकते हो, विच इज़ ऑफन प्रैक्टिस्ड। However, the best approach is to use computer algorithms to automate the task and thereby get more accurate results। ठीक है, अब इसके लिए एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कंपैरिजन एल्गोरिथम आल्सो ऑल एम्प्लॉय स्कोरिंग schemes to measure structural similarities and to maximize the structural similarities measured using various criteria।
स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो होते हैं, कंपैरिजन एल्गोरिदम, उनके पास जो उसको यूज़ करने का जो एक फ़ायदा मिलता है वो ये है कि वो स्कोरिंग स्कीम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो मोर सिमिलर स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपका जो है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, और उसके अलावा स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी को फाइंड आउट करना दूसरे काफ़ी वेरियस क्राइटेरिया से फाइंड आउट करना ज़्यादा इजी रह जाता है. द algorithmic approaches to comparing protein geometric properties can be divided into three categories. सबसे पहले एल्गोरिथमिक अप्रोचेस जो है वो तीन तरह की डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को वो कैलकुलेट कर सकती हैं. सबसे पहले सुपरपोज करती हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बाय मिनिमाइजिंग इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या है कि आपकी दो प्रोटीन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उनको वो कम से कम करें. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दो 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 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान के डिफरेंस को वो मिनिमाइज करता है, कम करता है. द सेकंड रिलाइज ऑन मेजरिंग इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर. सेकंड जो है वो आपके एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है या जो स्ट्रक्चर के डिस्टेंसेस हैं उनको कम करता है. और जो थर्ड एल्गोरिदम है वो कंबाइन करता है इन दोनों अप्रोचेस को, जिसको हम कंबाइंड एल्गोरिदम भी बोलते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम जो है बाकी आप लोगों को बताऊंगे. अल्लाह हाफ़िज़.